नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 जो कि एग्ज़ाम इसका आयोजित किया जाएगा 2023 में। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जो जीएस का पेपर होता है जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उसका पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का दूसरा सेट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित कराता है। तो 2022 में ये वैकेंसी आई थी और पेपर आपका अप्रैल तक जो है आयोजित होगा। तो ये सामान्य ज्ञान का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? 4 विकल्प है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो सही विकल्प होगा ए ऑप्शन, जनरल ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की ये विधवा थीं। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो है 1854 में 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां पर उन्होंने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंतिम में उन्होंने अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। रानी की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है या किसने कहा है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो जनरल ह्यूरोज ने कहा था। और किसके संदर्भ में? तो रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कहा था। तो अंतिम युद्ध जो यानी कि यहाँ पे प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो जनरल ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था। कब? तो 17 जून 1858 को, जहाँ पे इनकी जो है मृत्यु यानी कि वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो सबसे पहले तो सन पूछा जाता है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905-6 में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद यह आंदोलन जो है शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। और स्वदेशी आंदोलन आपका 1906 में हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। कारण पूछा गया। तो स्वदेशी आंदोलन के जो प्रारंभ का तात्कालिक कारण था बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के जो मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे वो अरविंद घोष थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी थे उसमें शामिल, विपिन चंद्र पाल भी थे और लाला लाजपत राय भी थे। तो ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध में थे। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण जो था बंगाल का विभाजन था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 ईस्वी को हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, तालकोटरा स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम जो है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा पूछा जाता है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 8 जुलाई 2022 ईस्वी को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इस महोत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में करीब 75 नगर वैन जो कि दिल्ली एनसीआर में और 75 पुलिस स्टेशन सहित 75 स्कूलों तथा विभिन्न राज्यों में 75 अक्रमित वृक्षारोपण स्थलों की भागीदारी के साथ ये औपचारिक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया?
तो किया गया था वाराणसी में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देखा जाए तो 7 से 9 जुलाई 2022 के मध्य आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया। पांचवा प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जो आवश्यक है यहाँ पे जैविक विविधता का संरक्षण भी है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जैविक विविधता का संरक्षण हो गया, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही जो है टिकाऊ विकास या कह सकते हैं कि सतत विकास है। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है कि टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। छठवां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। तो इस संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा था UNFCCC, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यह इससे संबंध है और यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। तो यहाँ पे आपका पूछा गया क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से ही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ब्लू कार्बन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, ब्लू कार्बन, तो इसका सही जो आंसर होगा ए ऑप्शन, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा जो प्रगृहित कार्बन। तो ये ब्लू कार्बन आपका कहलाता है। और इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाली सीवीड या प्लैंक्टन्स या मैंग्रोव आदि ये कार्बन जो प्रग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। और इन तटवर्ती परितंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से भी कहीं अधिक होती है। तो ब्लू कार्बन आपसे पूछा गया है क्या है, तो महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन जो है वह आपका ब्लू कार्बन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दिया गया उष्णकटिबंधीय वन का संबंध कैसे हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय वन का जो उदाहरण है वो साइलेंट वैली जो कि भारत के केरल राज्य में है। ये भी प्रश्न बनता है, साइलेंट वैली या शांत वन भारत के किस राज्य में है, तो केरल में है। ये किसका उदाहरण है, तो उष्णकटिबंधीय वन का ये उदाहरण है। तो ये का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। शंकु वृक्ष वन, तो शंकु वृक्ष वन जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे, जो कि पर्वतीय एरिया होगा, वहीं पे शंकु वृक्ष पाए जाते हैं। तो बी का हो जाएगा दूसरा। कच्छ वनस्पति, तो जैसा कि नाम से जो है आप जान सकते हैं, तो कच्छ वनस्पति जो पाई जाती है वो आपका सुंदरवन क्षेत्र में जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा पहला। और पतझड़ वन, तो पतझड़ वन आपका राजस्थान क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। तो डी का हो जाएगा तीसरा। 4, 2, 1, 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। 4, 2, 1, 3 आप देख सकते हैं कि डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, कथन ए दिया गया, वन नवीकरणीय संसाधन है, कारण आर इसमें दिया गया, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कूट सही होगा। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है वन नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही है, कथन तो आपका सही है। नवीकरणीय संसाधन जो है वो वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः में उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो वन एक नवीकरणीय संसाधन है, कथन आपका सही है। और कारण जो दिया गया ये भी आपका सही है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, क्योंकि वन जो है एक बार संपोषित या दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला ये संबंधित है संगन कल्लू से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है संगन कल्लू। ये आपका नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से यानी कि राख के टीले यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। यदि पूछे संगन कल्लू किस राज्य में है तो कर्नाटक में है। कर्नाटक के मैसूर के पास है वेल्लारी जिला, जहाँ पे ये जगह स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है यानी कि नज़दीक है? तो है सूर्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो तारों में जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा जो है वो सूर्य है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिदनापुर नहर दिया गया है, कंसावती नदी या कसाई नदी। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही है आपका, मिदनापुर नहर ये आपका किस नदी पे है? तो कंसावती या कसाई नदी पे है, बिल्कुल सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी दिया गया, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तवा प्रोजेक्ट किस नदी पे है? तो तवा नदी पे है। ये तवा प्रोजेक्ट आपका तवा नदी पे है। तो बी ऑप्शन क्या है? यहाँ पे गलत है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है। और सी ऑप्शन आप देख सकते हैं मैतूर डैम कावेरी नदी पे है, ये भी आपका सही है। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पे है या ताप्ती नदी, बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा गया तो सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका, तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा। आपको पता होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो था 1973, ये काफ़ी जो है चर्चित है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है, और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने जो है बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में भी यह निर्णय दिया था। तो उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए यह दिया गया था। तो देखा जाए कि उद्देशिका संविधान का भाग है और संविधान के अन्य भागों के निर्वाचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया क्या आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया पढ़ा लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भारत में यह जरूरी नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी हो तभी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि ऐसा भारत के संविधान में वर्णित है। आयु जो है उसकी 35 वर्ष हो, ये होना जरूरी है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी जरूरी है। और भारत देश का नागरिक हो, ये भी जरूरी है। लेकिन पढ़ा लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये अर्हता में उसके नहीं आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ऐसा आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 58(1) में जो है वर्णित है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का। यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद 324(2) में है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होंगे उनकी नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला जो प्रश्न है, इन निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पे है उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो इसमें जो व्यक्तिक समानता है ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। बाकी जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है, प्रौढ़ साक्षरता, ये सभी शामिल हैं। व्यक्तिक समानता इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है? तो इसमें होगा सुविधाजनक
प्रतिचयन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुविधाजनक प्रतिचयन मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होती है और यह प्रतिचयन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीकी भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुविधाजनक प्रतिचयन यानी कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अगला प्रश्न है आपका, उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है। तो ये शोध से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं जीएस वाले पेपर में, तो शोध का ये प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, भविष्य सूचक वैधता। भविष्य सूचक वैधता में एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टैब पैड है, ऑप्टिकल माउस है, टच पैड है या सेंसिटिव स्क्रीन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो सही होगा आपका टच पैड सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था आपसे कि लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो लैपटॉप के में डिफ़ॉल्ट रूप से प्रयोग होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस जो टच पैड है, और टच पैड एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग माउस के स्थान पर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ए सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। भारत में द्वितीयक आंकड़ों के दो महत्वपूर्ण स्रोत है, एक है भारत की जनगणना और दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। तो इसमें जनगणना तो है नहीं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। और भारत की जो जनगणना है वो भारत में द्वितीयक डेटा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में यह संपन्न की जाती है। तो आपको ये भी पता होगा भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना शुरू हुआ था। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था? नियमित जनगणना तो 1881 में रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। लेकिन सबसे पहले जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 में। तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, उसके बाद 1881 के बाद जनगणना जो है होने लगा। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही होगा। आपसे पूछा गया आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत कौन है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। जनगणना भी होता है लेकिन जनगणना ऑप्शन में था नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? तो फलांक की त्रुटि जो है वो प्रत्युत्तर की त्रुटि ही जो है फलांक की त्रुटि है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, विजय भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम 8000, इसके विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रजिस्टर। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एएलयू का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, में रजिस्टर होते हैं। और एएलयू को दो यूनिट में बांटा जाता है, एक होता है अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा होता है लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+K। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। और हाइपरलिंक HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता यानी कि एड्रेस दिया होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है?
तो श्रीलंका के द्वारा किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और यह सम्मेलन का जो है कौन सा संस्करण था, तो 5वां संस्करण था यह। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कैटलीन नोवाक को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। कैटलीन नोवाक को हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और हंगरी जो है यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहा जाता है, और शेंगेन कन्वेंशन का भी ये सदस्य देश है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कैटलीन नोवाक को। अगला प्रश्न है, EDAR पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगी, EDAR। तो DAR का जो फुल फॉर्म होता है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। यह पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है? तो यह जाना जाता है सुविधाजनक प्रतिचयन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सुविधाजनक प्रतिचयन। ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आपको बताया गया, मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होती है, और यह प्रतिचयन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तकनीक भी है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है? तो है भविष्य सूचक वैधता। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान पेपर का दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको जीएस से पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और जीएस से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट था यह, और इसके पहला प्रैक्टिस सेट जो अपलोड कर दिया गया। जो लोग नहीं देखें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।